हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इस लेक्चर में हम लोग कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ये आपके फार्माकोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ये आपके फार्माकोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, फार्माकोडायनामिक्स मींस व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये डेफिनेशन आपको शायद याद होगा। अब ड्रग शरीर में आने के बाद वो क्या क्या एक्शन करता है, सबसे पहले उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे हम लोग। और वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे होता है, उसके लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये जानना जरूरी है, जिसको हम लोग इन डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कैसे वो कौन कौन से इफेक्ट देता है और किस तरह का इफेक्ट हमें मिल सकता है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक साथ दो या उससे ज्यादा ड्रग लिया जाए। ओके, आप लोग अभी देखे होंगे घर में ही कि जो दवाई लेते हैं, बहुत ही कम ऐसे केसेस पाए गए हैं जहां पे एट अ टाइम एक ही दवाई लेना होता है। अब मैक्सिमम टाइम में जो पेशेंट्स है उनको एट अ टाइम दो या तीन ऐसे दवाई लेने पड़ते हैं। अब आप अगर एट अ टाइम एक ही सिंगल दवाई लेते हैं तो जाहिर सी बात है वही ड्रग अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन when you are taking two or more than two drugs simultaneously at a time, then there is a twist. Okay, मतलब आप जब एक साथ दो या उससे ज्यादा मेडिसिन लेते हैं तो वहां पे कुछ मतलब कहानी इधर उधर हो सकता है। कैसे होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए, सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इसका मतलब होता है जब आप दो या उससे ज्यादा ड्रग यानी मेडिसिन एट अ टाइम लेते हैं, तब उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कैसा होता है। देखिए, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। आप ड्रग ए और ड्रग बी दोनों को एक साथ लिए हैं। ओके, अब आप कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पे मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हमें मिलेगा, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आइदर आपको जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसके लिए आप जो दवाई ले रहे हैं वो ज्यादा मिलेगा, यानी इंक्रीज्ड एक्शन या इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। या फिर ये दोनों ड्रग एक साथ लेने के बाद देखा गया कि एक्शन रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो गया। ये एक कॉमन सेंस है। या तो रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए था वो ज्यादा मिलेगा या फिर रिस्पॉन्स कम मिलेगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्स अगर ज्यादा हो तब कौन कौन से मतलब फैक्टर्स वहां पे काम करेंगे, और ज्यादा अगर रिस्पॉन्स मिले कैसे काम करता है, कैसे हमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स है यहाँ पे। ओके, पहले इस टोटल जो टॉपिक है उसको एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पे शो कर देंगे हम। फिर अभी आने वाले सेशंस में उसी टॉपिक्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ पे एक सिर्फ आपको ब्लॉक डायग्राम की मदद से पूरा जो समरी है इस टॉपिक का वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए, रिस्पॉन्स अगर ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अगर रिस्पॉन्स हमें मिलता है, तब इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट, ओके। दूसरा होता है पोटेंशिएशन। ओके, और तीसरा होता है वेरी इंपॉर्टेंट साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म, ये तीनों पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आपको ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर रिस्पॉन्स अगर कम हो जाए उसको हम लोग इन जनरल कहते हैं एंटागोनिज्म। दिस इज जनरली कॉल्ड एंटागोनिज्म। ओके, यहाँ पे इस नाम से ही, इस कॉमन नेम से ही आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाएंगे कि इन दोनों में
आइदर वन इज एगोनिस्ट एंड अनदर इज द एंटागोनिस्ट। ये पुराना कॉन्सेप्ट आप थोड़ा याद कर लीजिए, रिकैप कीजिए इसको। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया था हमारे चैनल में, उसका वीडियो है, आपको मिलेगा, आप जरा वहां पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब रिस्पॉन्स कम करने के लिए ये आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि शायद इन दोनों में से कोई एगोनिस्ट होगा, कोई एंटागोनिस्ट होगा। इसीलिए ही आपस में ये दोनों इंटरेक्शन करके रिस्पॉन्स जो है, रिजल्ट मतलब जो नेट जो रिजल्ट है, जो रिस्पॉन्स है, उसको कम कर दे रहा है। ओके, रिजल्टेंट जो है कम हो रहा है। फर्स्ट वन में बी फिजिकल एंटागोनिज्म। ओके, दूसरा हो सकता है केमिकल एंटागोनिज्म। तीसरा हो सकता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फार्माकोलॉजिकल। इसे कभी कभी रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म भी बोला जाता है। रिसेप्टर मीडिएटेड, ओके, रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म भी इसे बोला जाता है। अब ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म ये मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ये वाला, एक हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, अब इनमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल बैकबोन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, ये जो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसका एक नोट आप लोग बना सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ टू गेट इंक्रीज रिस्पॉन्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग टू और मोर देन टू ड्रग्स साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। दो या उससे ज्यादा ड्रग लेने के बाद ज्यादा रिस्पॉन्स कैसे हम लोग पा सकते हैं। देयर आर थ्री mechanisms एज आई हैव सेड अर्लियर। फर्स्ट वन इज एडिटिव इफेक्ट। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए एक कॉमन जनरल एग्जांपल लेंगे हम लोग। वो जनरल एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए दोनों ड्रग ए एंड बी, इन दोनों को हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिलता है। देखिए, एडिटिव इफेक्ट नाम में देखिए एडिशन है। ओके, देयर इज एडिशन। एडिशन का मतलब होता है सम टोटल। ओके, एरिथमेटिक समेशन। इसमें होता क्या है, देखिए, एक साथ अगर दोनों ड्रग को लिया जाए, देन द टोटल इफेक्ट यहाँ पे होता है, टोटल इफेक्ट is the summation of effect of drug A and effect of drug B। क्लियर? मतलब अलग से आप अगर ड्रग ए को लेते थे, उसका जो इफेक्ट हमें मिलता था, और अलग से ड्रग बी लेने के बाद जो उसका इफेक्ट होता था, उन दोनों को आप समेशन करते हैं, और जो टोटल इफेक्ट हमें मिलना चाहिए था वहां पे, वो ही यहाँ पे मिलता है। the algebraic summation, okay, mathematical summation, this is the actually additive effect। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअली ए का जो इफेक्ट था दैट वाज 1, और बी का जो इफेक्ट था दैट वाज 3। अब इन दोनों को समेशन करने के बाद हमें मिलेगा 4, और यहाँ पे भी हमें जो इफेक्ट मिल रहा था वो भी 4 होता था। ओके, दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ एडिटिव इफेक्ट। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे। इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है। एग्जांपल देखिए, आप लोग
कुछ मेडिसिन को पहचाने होंगे, पैरासिटामोल, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीसीएम। पैरासिटामोल दिस इज एन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग। ओके, बुखार और शरीर में दर्द होने से उसको कम करता है पैरासिटामोल। और उसी के साथ अगर एज ए कॉम्बिनेशन हम लोग आइबुप्रोफेन, इसको ऐड करते हैं एज ए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन या साइमल्टेनियसली अलग से लेते हैं। आइबुप्रोफेन इज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ओके, पेन, इन्फ्लेमेशन ये सब कम करता है, ये फीवर को भी कम करेगा। सो बेसिकली देखा गया है कि इन दोनों को एक साथ लेने के बाद इन दोनों का टोटल इफेक्ट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल एंड इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ आइबुप्रोफेन। ओके, आई होप इट इज नाउ क्लियर। अब दूसरा जो मैकेनिज्म है जिससे हम लोग इंक्रीज रिस्पॉन्स पा सकते हैं, दैट इज पोटेंशिएशन। ओके, पोटेंशिएशन इसका एक सिनोनिम भी है, दिस इज द सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। ओके, यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझिए, यहां पे गौर कीजिए। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पे ड्रग ए और ड्रग बी दोनों को लिए हैं एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, वन इज बायोलॉजिकली एक्टिव, एक्टिव, एक ड्रग एक्टिव होगा, अनदर वन इज इनएक्टिव। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ड्रग ए इज बायोलॉजिकली एक्टिव एंड ड्रग बी इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब यहां पे होता क्या है, पोटेंशिएशन में ये जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव ड्रग का एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ओके, फिर से बताते हैं, द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय द इनएक्टिव सब्सटेंस। ओके, इसको अगर एग्जांपल के मतलब फॉर्मूला की तरह ऐसे देखते हैं, मान लीजिए जो रिस्पॉन्स था एक्टिव ड्रग का वो था 1 और इनएक्टिव ड्रग का रिस्पॉन्स एज यूजुअल 0 होगा। अगर यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट होता था, हमें मिलता था यहाँ पे 1 इन केस ऑफ एडिटिव इफेक्ट, क्योंकि वहां पे जस्ट सम टोटल होता था। लेकिन पोटेंशिएशन में हम लोग को क्या मिलेगा, इस इनएक्टिव ड्रग इसका एक्टिविटी को बढ़ा देगा। हमें शायद यहाँ पे मिल सकता है 1 + 0 = 3, ये यहाँ पे हमें मिल सकता है। ओके, दिस इज द पोटेंशिएशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटेंशिएशन। इसको एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग एक डिजीज का नाम सुने होंगे, पार्किंसन डिजीज। ओके, पार्किंसन डिजीज, वहां पे होता क्या है, देखिए पार्किंसन डिजीज में एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है, दैट इज लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ये एग्जांपल शायद हम प्रो ड्रग या ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो कंसेप्ट था वहां पे आपको शायद बताए थे। ये कॉमन एग्जांपल है, बहुत जगह में ये घूम फिर कर आएगा। देखिए होता क्या है, एक्चुअली में लिवोडोपा जो है दैट इज द प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन, डोपामिन का प्रो ड्रग है। डोपामिन, इसको शॉर्ट में डीए लिखा जाता है, कैपिटल डी कैपिटल ए, डोपामिन। लेकिन डोपामिन अपने आप से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर का कंसेप्ट आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इन डिटेल अच्छे से मिल जाएगा। सो लिवोडोपा बीइंग द प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन, इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और अंदर जाने के बाद वो डोपामिन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर
पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम मौजूद होता है, ओके, जो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी। सो डोपामिन तो अंदर जा नहीं पाएगा क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसीलिए हम लोग उसके साथ कार्बिडोपा को एज ए कॉम्बिनेशन देते हैं। कार्बिडोपा इज द पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। वो जाकर उस पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण इस लिवोडोपा का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पोटेंशिएशन। आई होप यहाँ पे आपको पोटेंशिएशन जो है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है उसके लिए मिटा देते हैं इसको। देखिए, तीसरा और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू गेट इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स इज साइनर्जिज्म। ओके, अब पोटेंशिएशन और साइनर्जिज्म में थोड़ा अंतर ये होता है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइनर्जिज्म इज, यहाँ पे दोनों ड्रग दिया जाएगा, ड्रग ए और ड्रग बी, इन दोनों को एक साथ एट अ टाइम एडमिनिस्टर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये दोनों ही एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। पोटेंशिएशन में आप देखे थे एक एक्टिव होता था, एक इनएक्टिव होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक्टिव ड्रग होगा। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशिएशन एंड साइनर्जिज्म। यहाँ पे बोथ आर एक्टिव ड्रग्स, both are active, biologically active। ओके, यहाँ पे होता क्या है, देखिए, इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में दिया जाए या एट अ टाइम एडमिनिस्टर करवाया जाए, हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा दैट विल बी मोर देन द इंडिविजुअल समेशन। मतलब मान लीजिए ऐसे 1+1 = 5। ये एडिटिव इफेक्ट में हो नहीं सकता क्योंकि एडिटिव इफेक्ट में 1+1 = 2 होना ही है, एरिथमेटिक समेशन होता था। पोटेंशिएशन में वन ऑफ दीज मस्ट बी जीरो, मतलब इन दोनों में से एक एक्टिव होगा, दूसरे को इनएक्टिव होना ही है। लेकिन साइनर्जिज्म में दोनों ही एक्टिव होंगे और जो रिजल्टेंट हमें रिस्पॉन्स मिलेगा दैट विल बी मोर देन द एडिशन रिजल्ट। एडिशन का जो रिजल्ट होगा उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ओके, समझिए, फंडामेंटल कंसेप्ट ये है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो ये सब कभी भी आपको कभी सताएगा नहीं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप लोग आगे एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में भी पढ़ सकते हैं। जो क्लासिकल एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। ओके, कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ड्रग मेनली यूज्ड फॉर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई में बहुत ज्यादा यूज होता है ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम। ओके, अब यहाँ पे एक फैक्टर है दैट इज इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी ऑलवेज 5:1। मतलब उस कॉम्बिनेशन में 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामेथोक्साजोल और 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, ये हमें चाहिए। अगर इस
रेशियो में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, देन ऐसा देखा गया कि प्लाज्मा में जाकर वो रेशियो हो जाता है 5:1 से 20:1। देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। आप एडमिनिस्टर करवाए थे 5:1, प्लाज्मा में आपको मिलेगा 20:1। ओके, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ साइनर्जिज्म। आई होप आपको साइनर्जिज्म समझाने में हम लोग यहाँ पे सक्षम हुए होंगे। अब देखिए हम लोग देखेंगे कैसे दो या उससे ज्यादा ड्रग्स अगर साइमल्टेनियसली एट ए टाइम एडमिनिस्टर करवाया जाए, फिर ड्रग रिस्पॉन्स कम कैसे हो जाता है। ओके, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ड्रग एंटागोनिज्म। ये आपको अच्छे से सीखना जरूरी है, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में या ड्रग फूड इंटरेक्शन जो भी बोलिए, वहां पे ये सब कंसेप्ट, ये सब आइडिया आपको बहुत काम आने वाले हैं। ओके, इसी के साथ आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी गेन करने में ये कंसेप्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, देखते हैं चलिए। सो गेटिंग द डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एंटागोनिज्म। इसके बहुत सारे टाइप्स थे, आपको बताए थे कुछ ही देर पहले। फर्स्ट वन वाज फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म। देखिए फिजिकल फिनोमेनन कैसा होता है, एक एग्जांपल देंगे आप समझ जाएंगे। आप लोग एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। आपके लिए बता ही देते हैं। एड्सॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेनन, यानी जो मॉलिक्यूल या जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब करता है वो अपने सरफेस पर ही, जो एड्सॉर्बिंग मटेरियल है उसको अपने सरफेस पे ही रख देता है, अंदर आता नहीं। वो एब्सॉर्ब मतलब अंदर आ जाना, लेकिन एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस में ही जाके वो सीमित रहता है, ब्लॉक हो जाता है वहां पे। सो एड्सॉर्ब करने का जो प्रिंसिपल है उसको काम में लगाते हुए हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करते हैं। फाइन पाउडर्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि पार्टिकल साइज अगर मतलब बहुत ही कम कर दिया जाए, पार्टिकल साइज रिडक्शन अगर किया जाए, सो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देन फाइन पाउडर ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। इसी के कारण वो करता क्या है, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, इन केस ऑफ पॉइजनिंग एक्टिवेटेड चारकोल को ओरली एडमिनिस्टर करवाया जाता है, क्योंकि वो अंदर जाकर जो स्टमक में अनएब्जॉर्ब जो पॉइजन बचा है, अगर कुछ बचा होगा, वो जाकर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके सरफेस में जाकर उसको रोक देगा वहां पे। एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग। आपको बता देते हैं आपके जानकारी के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल एंटीडोट। सो दिस वाज द फिजिकल फिनोमेनन ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म। अगर ऐसा ही कुछ एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप एडमिनिस्टर करवा देते हैं, सो वो करेगा क्या, नेक्स्ट जो ड्रग था जो इसके साथ लिया गया था, उसका एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। कैसे? बाई एड्सॉर्प्शन। समझिए इसको। ओके, दूसरा हो सकता है केमिकल एंटागोनिज्म। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ओके, जिसके कारण रिस्पॉन्स जो है कम हो जाएगा। समझिए, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है एंटासिड्स। ओके, एंटासिड्स करता क्या है, देखिए एंटासिड्स एक्चुअली यूज्ड इन केस ऑफ एसिडिटी। अगर मान लीजिए कोई दावत में आप जाए और खूब सारा खाना खाते हैं, वहां पे घर आने के बाद आपको एसिडिटी फील होता है, तब आप करते क्या है, इधर केमिस्ट शॉप में जाके, फार्मेसी में जाके डाइजीन की गोलियां लेते हैं,
या फिर इनो का एक पाउच खरीदकर उसको पानी में घोलकर संग संग पी जाते हैं और कुछ ही देर बाद आपको एसिडिटी से राहत मिलता है। सो दे आर एक्चुअली एंटासिड्स। यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ऐसे जो कंपाउंड्स है, या फिर इनो में जो मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब एंटासिड्स होते हैं। ओके, ये करता क्या है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो स्टमक में जो एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड है HCl उसको जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, होता क्या, देखिए इनो खाने के बाद इन दोनों का रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर क्या मिलेगा, देखिए इसके साथ अगर HCl का रिएक्शन करवाया जाए आपको मिलेगा NaCl, आपको मिलेगा H2O और CO2 गैस। ओके, देखिए न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, यहाँ पे एक्सेस एसिड और बचा नहीं है और आपको एसिडिटी से जल्द राहत मिल गया। दिस इज द एक्चुअल केमिकल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द ड्रग रिस्पॉन्स। ओके, एक एग्जांपल आपको दिए। अब तीसरा देखिए फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में होता क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मान लीजिए कोई ड्रग या कोई भी लिगेंड एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर ना भी हो यहाँ पे सीख लीजिए कि एलर्जी के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत सुने ही होंगे, हर कोई सुना होगा ड्रग एलर्जी या कोई फूड से या फ्लावर से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये तो आप लोग सुने होंगे। सो एलर्जी के लिए मेनली जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज हिस्टामिन। ओके, और हिस्टामिन के द्वारा ही एलर्जिक रिस्पॉन्स हमें दिखने को मिलता है। इसमें बहुत ही एक क्लासिकल ये है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में आप लोग को देखने को मिला होगा कभी कि शरीर में रैशेस निकलता है और वो जगह जो है जहां पे रैश निकला होगा उस जगह थोड़ा लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि हिस्टामिन जो है दैट इज अ वैसोडायलेटर। वहां पे मगर अगर मान लीजिए यहाँ पे रैश निकला आपका, ये जगह लाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हिस्टामिन के कारण यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो चुके हैं। ओके, और वहां से ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वहां पे लाल रंग का हो चुका है, स्किन जो है लाल कलर का हो जाता है। अब वहां पे ही अगर आप एड्रेनालिन दे देते हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन के बारे में हम लोग चैप्टर 2 यानी ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनालिन बेसिकली करता क्या है, देखिए दिस इज द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। ओके, कैसे होता है, देखिए एड्रेनालिन जाकर ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट है। कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। एड्रेनालिन जाकर वो एलर्जिक रिस्पॉन्स को बंद कर देते हैं। ओके, कैसे होता है, बिकॉज दे आर द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर। हिस्टामिन जो रिस्पॉन्स करवाता है एलर्जिक रिस्पॉन्स के द्वारा, उसको रिवर्स करने के लिए एड्रेनालिन हमें हेल्प करता है। इसीलिए एक क्लिनिकल फैक्ट आपको बता देते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स का एक सीवियर फॉर्म होता है एनाफाइलैक्सिस। ओके, सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स इज एनाफाइलैक्सिस। इसके बारे में शायद अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक। ओके, हिस्टामिन के कारण ये एनाफाइलैक्सिस होता है। अगर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप लोग एड्रेनलिन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब एड्रेनलिन तो देना होगा ही, उसी के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना होता है। अगर वो एट दैट मोमेंट
एडमिनिस्टर ना किया जाए, पेशेंट जो है मर भी सकता है। ओके, दिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स। हिस्टामिन के कारण ये होता है, एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक, और उसको और उससे बचाने के लिए पेशेंट को एड्रेनालिन हमें बचा देता है। बहुत ही जरूरी है एड्रेनालिन। सो ये आप याद रख लीजिए कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में ये सब आ जाते हैं। कैसे होता है उसके लिए हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी कर लेंगे डिटेल में। ओके, अब देखिए एंटागोनिज्म में जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा, दैट इज द फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म या रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म। रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म, इसे फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोला जाता है या फार्माकोडायनामिक एंटागोनिज्म भी बोला जाता है। यहाँ पे होता क्या देखिए, जो मेन कैटेगरी है यहाँ पे, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अब देखिए कॉम्पिटिटिव में देखिए कंपटीशन टर्म यहाँ पे सिमिलर हो रहा है। बेसिकली क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर है। ओके, दिस इज द रिसेप्टर आर। अब कंपटीशन होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में। मान लीजिए दिस इज योर एगोनिस्ट एंड दिस इज योर एंटागोनिस्ट। देखिए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थोड़ा बहुत है दोनों में ही, ये नुकीला दांत है। ओके, ये आके यहाँ पे फिट होने का कोशिश करेगा। सो यहाँ पे होता क्या है देखिए, अगर एंटागोनिस्ट आकर यहाँ पे जुड़ जाए, सो एगोनिस्ट बाइंड होने का कोई जगह नहीं है। क्लियर? इसीलिए हम लोग को रिस्पॉन्स जो है मिलेगा नहीं। ओके, सो competitive में there is a competition between the agonist and antagonist for the active site of the receptor। याद कीजिए, एक्टिव साइट के लिए लड़ाई होता है, दोनों में कंपटीशन होता है। जो जीतेगा वो आकर यहाँ पे फिट होगा और अपना रिस्पॉन्स देगा। अगर एगोनिस्ट बाइंड हुआ रिस्पॉन्स मिलेगा, एंटागोनिस्ट अगर बाइंड हो गया तो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा नहीं। क्लियर? सो कंपेटिटिव एंटागोनिज्म इज मेनली ऑफ टू टाइप। इसको यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कंपेटिटिव एंटागोनिज्म का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है शायद आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसको क्लासिफाई करते हैं दोनों ग्रुप्स में। एक होता है रिवर्सिबल, ओके, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। ये क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है, मान लीजिए एंटागोनिस्ट यहाँ पे बैठ चुका है। ओके, आप लोग अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री का किताब में देखें, आपको मिलेगा कि रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए, चाहे वो एगोनिस्ट हो चाहे वो एंटागोनिस्ट हो, रिसेप्टर बाइंडिंग करने के लिए देयर मस्ट बी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखिए ये कंसेप्ट, देयर मस्ट बी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द रिसेप्टर एंड द बाइंडिंग कंपोनेंट। अगर एगोनिस्ट बाइंड हुआ, वहां पे भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में, तभी जाके वो बाइंड होगा। ऐसे ही बैठ नहीं जाता है। ओके, खाली कुर्सी की तरह नहीं है कि जो चाहे आके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना जरूरी है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद वो आकर बैठकर अपना रिस्पॉन्स दे सकता है। सो रिवर्सिबल में होता क्या है, केमिकल बॉन्ड जो है दैट इज रिवर्सिबल, मतलब केमिकल बॉन्ड हो गया, वो टूट भी सकता है। ओके, इसको थोड़ा और आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, वीक केमिकल बॉन्डिंग between the receptor and the binding moiety। और वीक केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण
मान लीजिए एंटागोनिस्ट आके यहाँ पे बैठ चुका है, ये आके यहाँ पे बैठ गया। अब हम लोग एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर दे, ज्यादा मात्रा में एगोनिस्ट अगर एडमिनिस्टर करते हैं, तब होता क्या है, देखा गया है कि वो ज्यादा एगोनिस्ट आकर इसको हटा देता है, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट से उसको हटा देता है। हटा देने के बाद वो जाकर यहाँ पे बैठ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म which is actually reversible, इसे ऐसा भी बोला जाता है इक्विलिब्रियम टाइप। और अभी जो आपको बताए थे कि अगर रिसेप्टर में एंटागोनिस्ट आके बैठ चुका है, फिक्र करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में, रिसेप्टर और एंटागोनिस्ट के बीच में वीक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो अगर हम लोग एगोनिस्ट का मात्रा अगर बढ़ा देते हैं, तब होता क्या है, वो आकर इसको डिस्प्लेस कर देगा और एगोनिस्ट बाइंड यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द रिवर्सिबल एंड द blockage blockage of the receptor by the antagonist can be overcome. Okay, can be overcome. अपना नोट आप लोग बनाते चलिए। ओके, अगर कहीं पे यहाँ पे कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत लगे, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस जगह में हम लोग को समझने में परेशानी हो रहा है। हम वहां पे आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। सो दिस इज द एक्चुअल बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, देखिए, बाइंडिंग मोइटी और रिसेप्टर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी के कारण अगर आप लोग एगोनिस्ट का मात्रा बहुत भी बढ़ा देते हैं, फिर भी वो आकर एंटागोनिस्ट को इस रिसेप्टर से डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप कितना भी एगोनिस्ट का मात्रा बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं होता है, वो एंटागोनिस्ट को कभी हटा नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। याद रखिए इसे। सो दिस कैनॉट बी ओवरकम, कैन नेवर बी ओवरकम। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ competitive antagonism, non equilibrium type competitive antagonism. So I hope competitive antagonism का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक समरी कर देते हैं। competitive antagonism में होता क्या है, देयर इज, आपके लिए लिख भी देते हैं एक बार, competition between agonist and antagonist for the active site of the receptor। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्टिव साइट ऑफ रिसेप्टर, इस सीट के लिए दोनों लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जो जीतेगा वो आकर इस सीट में बैठेगा, और एगोनिस्ट अगर बैठेगा तो उसका रेस्पॉन्स जो है मिलेगा हमको, एंटागोनिस्ट अगर मिल जाए रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंटागोनिज्म। उसको यहाँ पे हम लोग देखे हैं रिवर्सिबल टाइप, जहाँ पे एगोनिस्ट का मात्रा बढ़ाने से वो एंटागोनिस्ट को इस बाइंडिंग साइड से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इरिवर्सिबल में डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक अच्छे से नोट बना लीजिए। अब देखिए, रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म में
कॉम्पिटिटिव जो पोर्शन था वो क्लियर हो चुका है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब क्या होता है देखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट कभी कभी बच्चों को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। देखिए, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे देर इज नो कंपटीशन। फर्स्ट पॉइंट इज नो कंपटीशन। और यहाँ पे ये होता है कि एक्टिव साइट में ड्रग मतलब जो एंटागोनिस्ट है बाइंड होता नहीं है। नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिव साइट। ओके, यहाँ पे मेनली नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का दो ठो सेक्शन हो सकता है। कॉम्पिटिटिव में जैसा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव में दोनों ऐसे हो सकते हैं। फर्स्ट वन में बी लाइक antagonism at downstream pathway। ओके, ये नाम थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटागोनिज्म एट डाउनस्ट्रीम पाथवे क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ मतलब फिक्र करने का बात नहीं है। एग्जाम्पल की मदद से आप लोग समझ पाएंगे, बहुत ही आसान है। मान लीजिए एक ड्रग है एड्रेनालिन। ओके, अब एड्रेनालिन अगर आप एडमिनिस्टर करते हैं, वो करता क्या है देखिए, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन, अब वैसो कंस्ट्रिक्शन कैसे होगा देखिए, वैसो कंस्ट्रिक्शन स्मूथ मसल में, इन स्मूथ मसल ऑफ कोर्स, स्मूथ मसल में एड्रेनालिन का एक रिसेप्टर मौजूद है, दैट इज अल्फा 1 रिसेप्टर। अभी आप लोग जस्ट नाम याद कर लीजिए और कंसेप्ट जो है समझ लीजिए, क्योंकि इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर 2 में सीखेंगे। सो एड्रेनालिन का एक रिसेप्टर है अल्फा 1 रिसेप्टर, जो स्मूथ मसल में पाया जाता है, मेनली ब्लड वेसल्स में। वहां पे अगर एड्रेनालिन जाके जुड़ जाए तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, आप लोग को बताए थे कि अल्फा 1 इज अ जीपीसीआर ऑफ कोर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंड दैट इज मीडिएटेड बाय जीक्यू टाइप ऑफ जी प्रोटीन। ओके, अब जीक्यू टाइप ऑफ जी प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में हमारे चैनल में फुल लेंथ वीडियो मौजूद है, आप लोग वहां पे जाके उसको रेफर कर सकते हैं। अब जीक्यू टाइप ऑफ जी प्रोटीन आपको मालूम होगा, IP3 और डैग, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। डैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ कैल्शियम बाय मींस ऑफ प्रोटीन काइनेज सी। याद कीजिए, प्रोटीन काइनेज सी की मदद से वो कैल्शियम चैनल को, कैल्शियम चैनल का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीजेस कैल्शियम एंट्री। ओके, और कैल्शियम अगर ज्यादा एंटर करे, कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स, मायोसिन लाइट चेन काइनेज का एक्टिवेशन और सब्सिक्वेंट जो एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज, और वहां से एज ए रिजल्ट वैसो कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है। जो यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जीक्यू के बारे में जानकारी आपको थोड़ा कम है या नहीं है, आप लोग जीक्यू के बारे में हमारे चैनल में फुल लेंथ वीडियो डाला गया है, आप वहां पे देख सकते हो। सो देखिए, अगर एड्रेनलिन का जो एक्टिविटी है हम लोग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करते थे, तब हमें करना क्या होता था, इस रिसेप्टर में जाके इसका बाइंडिंग को रोकना पड़ता था। समझिए, ध्यान से समझिए, आपको लिए फिर से बताएंगे।
हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करना चाहते थे, वहां पे हम लोग को करना क्या था, रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ एड्रेनालिन मस्ट बी स्टॉप्ड। ओके, इसीलिए देयर इज सम एंटागोनिस्ट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर दैट इज प्राजोसिन। प्राजोसिन प्राजोसिन जाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और एड्रेनालिन वहां पे जुड़ पाएगा नहीं, इसीलिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हमें मिलेगा नहीं। लेकिन दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, ये होता है, देखिए मान लीजिए दोनों ड्रग, एक होगा आपका एड्रेनालिन, दूसरा होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एम्लोडिपिन। ओके, एम्लोडिपिन, ये नाम आपको नया सुनने को मिला होगा। देखिए ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है। जब आप लोगों को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ाएंगे, वहां पे आपको जरूर बताएंगे इस एम्लोडिपिन के बारे में। सो अगर आप एड्रेनालिन और एम्लोडिपिन साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं, तब होता क्या है, देखिए एड्रेनालिन इस पाथवे की मदद से ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ाने का कोशिश करेगा। लेकिन एम्लोडिपिन इटसेल्फ इज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। द मेन पर्पस ऑफ एम्लोडिपिन इज टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। वो कैसे काम करता है, देखिए दिस इज एक्चुअली अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, amlodipine is a dihydropyridine group of calcium channel blockers। वो सिंपली इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कौन ब्लॉक करेगा, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के कारण देखिए जो एक्चुअली डाउनस्ट्रीम पाथवे था, एड्रेनालिन का जो डाउनस्ट्रीम पाथवे था, एड्रेनालिन तो बाइंड हो गया, होने के बाद जो पाथवे था दैट इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम पाथवे, वहां पे जाके एंटागोनिज्म कर चुका, ब्लॉक कर दिया एम्लोडिपिन, और आपको कैल्शियम एंट्री कम हो गया, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन आपको मिला नहीं। सो द इफेक्ट ऑफ एम्लोडिपिन और द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन इज डिमिनिश्ड, कम हो गया, ज्यादा इफेक्ट मिला नहीं, इफेक्ट हमें कम मिल गया, रिड्यूस रिस्पॉन्स। यानी रिसेप्टर बाइंडिंग होने के बाद जो डाउनस्ट्रीम पाथवे चलता है, वहां पे कहीं जाके ब्लॉक कर दिया गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, अब ये वाला आपको आपको मिटा देते हैं यहाँ पे। सो नॉन कॉम्पिटिटिव में पहला वाला था एंटागोनिज्म एट डाउनस्ट्रीम पाथवे। इसमें ही दूसरा जो सेक्शन है दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म एक ही बात है। देखिए ये वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर है, दिस इज द एक्टिव साइट, ये है आपका रिसेप्टर, ये है एक्टिव, दिस साइड इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। एगोनिस्ट जो है ऑलवेज वो एक्टिव साइट में जाके बाइंड होगा। एगोनिस्ट मस्ट बाइंड एट द एक्टिव साइट, यहां पे जाके ही बाइंड होना होगा उसको। अगर यहाँ पे बाइंड ना होकर कोई उल्टा पुल्टा जगह में जाके बाइंड हो जाए, एक्शन मिलेगा नहीं। लेकिन एलोस्टेरिक इनहिबिशन में मतलब ये होता है, जो एंटागोनिस्ट है वो जाकर इस एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड हो जाता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में बाइंड होने का जरूरत नहीं है, वो ब्लॉकर जाकर एलोस्टेरिक साइट में जाकर बाइंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जाके जुड़ गया। आफ्टर बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट, द ट्विस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। There is conformational change at the active site.
एक्टिव साइट का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। देखिए कैसा खतरनाक बात है। ब्लॉकर अगर इस एलोस्टेटिक साइट में जाकर जुड़ चुका है, जुड़ने के बाद मान लीजिए ऐसा हो गया, ये रिसेप्टर था, ये एलोस्टेटिक साइट था, यहां पर एंटागोनिस्ट आकर जुड़ चुका है। मान लीजिए आफ्टर बाइंडिंग एक्टिव साइट का जो है स्ट्रक्चर ही बदल गया है। ओके, हुलिया बिगड़ गया। मान लीजिए ऐसा हो गया। अब ये एगोनिस्ट कैसे फिट होगा? यहाँ पे फिट हो नहीं पाएगा। सो एक्शन शो करने का कोई चांस नहीं है। ओके, ये जो एगोनिस्ट है वो यहाँ पे फिट हो नहीं पाएगा। सो नो एक्टिविटी। ओके, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। आप लोग बेंजोडायजेपिन के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऐसे ड्रग्स। ओके, लिगैंड गेटेड आयन चैनल में इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। मान लीजिए बेंजोडायजेपिन का ओवरडोज हो चुका है, यानी ज्यादा डोज एडमिनिस्टर करवाया गया है। तो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सीएनएस का सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। सो देयर इज एन एंटागोनिस्ट फॉर बेंजोडायजेपिन टॉक्सिसिटी। द ड्रग इज, आप अच्छे से याद रखिए इसे, फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल। ओके, ये जाकर गाबा ए रिसेप्टर जो है वो उसका एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड हो जाता है। एक्टिव साइट को वहां पे उसका कोई मतलब खास इंटरेक्शन होता नहीं है, वो जाकर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड हो जाता है। आफ्टर बाइंडिंग गाबा ए रिसेप्टर जो है, गाबा ए रिसेप्टर, उसका कॉन्फॉर्मेशनल यानी स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है और बेंजोडायजेपिन्स कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट। ओके, और उसी तरह बेंजोडायजेपिन का एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सो आपके लिए एक बार फिर से पूरा चैप्टर का समराइज करते हैं। कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसको पाने के लिए मतलब एक साथ दो या उससे ज्यादा ड्रग्स अगर एडमिनिस्टर करवाया जाए, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आइदर रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, या फिर रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। अब रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए देयर आर थ्री प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स। एडिटिव इफेक्ट, दूसरा हो गया पोटेंशिएशन या सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, तीसरा हो गया साइनर्जिज्म। और अगर रिस्पॉन्स कम मिलता है, देयर आर आल्सो सम फैक्टर्स लाइक फिजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और रिसेप्टर मीडिएटेड एंटागोनिज्म। अब रिसेप्टर मीडिएटेड में भी दो टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव यानी एक्टिव साइट के लिए ड्रग और एंटागोनिस्ट में कंपटीशन होता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई ऐसा कंपटीशन होने का जरूरत नहीं है। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो एक्चुअली नॉन कॉम्पिटिटिव का ही पार्ट है, वहां पे तो मतलब एलोस्टेरिक साइट अलग से बना ही रहता है, ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट जाके वहां पे जुड़ जाएगा और ये जो एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो भी बदल जाएगा पूरा, और ड्रग बाइंडिंग उस एक्टिव साइट में संभव नहीं होगा। So this is the fundamental concept and basic overview of what the combined effect of drug we can get after simultaneous administration of two or more than two drugs। आसान भाषा में आपको समझाने का हम कोशिश किया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा पूरी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और कुछ नया जानने को मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू आरएक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।